नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इंदौर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो कहा ही जाता है, साथ ही इसे उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर में सैकड़ों छोटे और बड़े उद्योग प्रदेश की आर्थिक नींव का सबसे अहम हिस्सा हैं। पहले लॉकडाउन के वक्त इंदौर के अधिक से अधिक उद्योगों के श्रमिक यहां से पलायन कर गए थे, लेकिन दूसरे अनलॉक में सरकार और उद्योगपतियों के प्रयासों की वजह से वो तमाम चीजें रोकी गईं। हालांकि कोरोना की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग यहां पर रुके और फिर तमाम चुनौतियों का सामना भी किया। अब शहर के उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ सुचारू रूप से चल रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज इंदौर में उद्योग जगत के हित में कई घोषणाएं भी की हैं। सरकार नई इकाइयां खोलने के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की ओर अग्रसर है। आज इसी विषय पर बातचीत होगी। आर्थिक गतिविधियां अब तेज कर दी गई हैं, क्योंकि इस महामारी के दौर में हमने देखा किस तरीके से तमाम पलायन की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग अपने घरों की ओर रुख कर चुके थे और तमाम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो बुरे तरीके से प्रभावित हुए। लोग जो लगातार डेली बेसिस पर यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचते थे, जो डेली बेसिस पर अर्निंग करते थे, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, जब से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बाद वो सभी लोग परेशान हुए जो रोज़ कमाते और खाते थे और अपने परिवार को पालते थे। उनके पास कमाई का अब कोई जरिया नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे थे। पलायन हुआ और कहीं ना कहीं तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इसके अलावा भी कई चीज़ें प्रभावित हुई। इस महामारी के दौर में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं, हर एक सेक्टर की अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं, जिसे एक बार फिर से गति देने के लिए पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। जी हाँ, जो लगातार तमाम कार्य रुके हुए थे उसे तेजी देने के लिए, उसे गति देने के लिए एक बार फिर सरकार ने पूरी कोशिश की है। तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो लोग पलायन करके गए थे उन्हें वापस बुलाया जाए, और अगर वापस वो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए कि वो वापस जाने की सोचे नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो उन्हें रोजगार जल्द से जल्द दिया जाए, पैसों की वृद्धि, यानी कि जब जो भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे नियम लाए जाएं जिसकी वजह से उन्हें फायदा महसूस हो और वो वहां पर रुके। और उसके बाद कहने के जब मैन पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तमाम उद्यमियों को भी फायदा होगा और इस उद्योग सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इस महामारी के दौर में, इस कोविड-19 के दौर में तमाम जो तस्वीरें थी वो उथल पुथल यहाँ पर देखी गई, मुश्किलें बढ़ी। चाहे वो किसी शख्स की बात कर ले, किसी कंपनी की बात कर ले, कहीं ना कहीं तमाम कंपनी, तमाम शख्स ने मुश्किलों का सामना किया है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी महामारी जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया, इसके अलावा तमाम चीज़ों को बंद भी करवा दिया। जी हाँ, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्कूल जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो गए, लेकिन स्कूल बंद हुए। तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, तमाम कंपनीज पूर्ण रूप से बंद होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई ऐसे संसाधन थे जिनका इस्तेमाल कर इस वक्त भारत देश की आर्थिक स्थिति एक मजबूत तौर पर दिखती। इंदौर की आर्थिक स्थिति और मजबूत होती, लेकिन कहीं ना कहीं इस महामारी की वजह से सब कुछ धीमी पड़ी हुई है। और इस बातचीत को हमारी सहयोगी नाज पटेल आगे बढ़ाएंगी। नाज पटेल, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं नाज पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम इंदौर लाइव में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कोरोना लहर ने कई सेक्टरों को प्रभावित किया है, तो उसी तरह निश्चित ही इंदौर, जो कि प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक नगरी कहलाती है, यहाँ पर भी काफी प्रभाव देखने को मिला। इंदौर में भी ऐसे सैकड़ों उद्योग है जो कि प्रदेश की आर्थिक नींव तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर की वजह से उद्योगों में, क्षेत्र में भी काफी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या उद्योग लहर अब, माफ कीजिएगा, क्या अब उद्योग जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से गति पकड़ चुका है, या फिर अभी भी कई चुनौतियों का
सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और इन मुद्दों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ में है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया जी, अर्थशास्त्री नितेश गुप्ता जी और हमारे पत्रकार और वरिष्ठ साथी जितेंद्र यादव जी। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में वर्तमान में उद्योगों की क्या स्थिति है। जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में मजदूरों ने पलायन किया था और काफी बुरी स्थिति हमें देखने को मिली थी, अब वर्तमान में क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रमोद जी से कि प्रमोद जी, वर्तमान में उद्योगों की क्या स्थिति है? क्या मजदूर पलायन कर रहे थे, वो वापस आ चुके हैं? साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर आपके यहाँ पर क्या नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं? नमस्कार। पहला और दूसरी लहर में जो बेसिक फर्क रहा, पहली लहर जब आई कोरोना की, तब गवर्नमेंट भी कोरोना के बारे में अनजान थी, पब्लिक टोटली अनजान थी, जानकारी का अभाव था, कोरोना में कैसे बिहेव करना चाहिए ये किसी को उसका नॉलेज नहीं था। तो गवर्नमेंट ने उस समय लॉकडाउन पूरे इंडिया में लगाया कि आप जैसे हैं वैसे अपने घर में रहिए। जब लॉकडाउन पहली बार जब गवर्नमेंट ने लगाया, तो सबसे पहले कोई भी जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो जो सबसे वीक प्राणी होता है, सबसे वीक चीज होती है, वो सबसे पहले अपनी जगह से हिलती डुलती है और स्थिर होती है। उस कोरोना के लॉकडाउन के अंदर सबसे पहले अगर फैक्ट्री में इफेक्ट हुआ तो मजदूरों पे हुआ, क्योंकि मजदूर भले ही फैक्ट्री की जान होते हो, लेकिन वो एक कमजोर वर्ग होता है। और कोरोना की लहर, कोरोना के डर के मारे उसने अपना खुद का वतन का रास्ता पकड़ा। सेकेंड टाइम जब कोरोना रिपीट हुआ, तब सरकार ने इंडस्ट्री को चालू रखा। सरकार ने ये रियलाइज करा कि इकोनॉमिकल बैकबोन अगर स्ट्रांग रखनी है तो इंडस्ट्रीज का पहिए को घूमते रहना चाहिए। उसके चलते गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को लॉकडाउन से बाहर रखा, ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए चालू रखा और उससे कंसर्निंग रॉ मटेरियल इनपुट और फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट को जारी रखा। जिससे सबसे पहला फायदा हुआ कि जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी 10-12 हजार रुपए तक की होती है इंडस्ट्री, वो अपनी जगह पे ही टिके रहे, मतलब वो इंडस्ट्री के अंदर बने रहे। उससे दो फायदे हो गए कि गवर्नमेंट स्टेबल रही, पब्लिक स्टेबल रहा और कहीं भी कोई भयंकर हैवोक क्रिएट नहीं हुआ जैसे कि फर्स्ट लॉकडाउन में हुआ था। सारी चीजें स्टेबल नजर आई। जब इंडस्ट्रीज चली, ये बात मैं मानता हूं कि पूर्ण रूप से उस समय इंडस्ट्री चलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मार्केट बंद थे। आफ्टर ऑल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में बिकता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं पहिया इकोनॉमी का चलता रहा। और आपने देखा होगा जो जीएसटी का फिगर आया वो 1.25 टाइम्स रहा जो पिछले साल के फिगर से था। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का पहिया इतनी अच्छी तरह चला, जिसको मैं ऐसा कहूंगा नाज जी कि जैसे तीर कमान में पहले तीर को खींचते हैं पीछे की तरफ और छोड़ते हैं, तो जो एनर्जी तीर के अंदर आती है वही एनर्जी इंडस्ट्री के मालिकों में थी और उन्होंने अपने इंडस्ट्री को डबल ताकत से, डबल एनर्जी से प्रोडक्शन बढ़ाया। इसी बीच दो सेक्टर ने बहुत प्रोग्रेस करी। पहला था फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सरकार लिबरल हुई, उन्होंने कई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को स्पेशल आउट ऑफ वे जाके लाइसेंस दिए, मेडिसिन के लिए, ऑयल बनाने के लिए, मतलब इंजेक्शन के लिए, तो वो पब्लिक में वो चीज इजीली अवेलेबल होती रही। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कम से कम 2 to 3 टाइम्स ग्रो हुई। हर इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट पे गए फार्मास्यूटिकल। सेकंड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जितनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी वो सरकार ने चालू रखी थी। तो कहीं भी जब आदमी घर पे बैठता है तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा उसको खाने पीने का ज्यादा ही रहता है, तो इसका मूवमेंट भी फूड प्रोसेसिंग का ज्यादा रहा और उसके चलते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भी काफी अपना शौर्य अर्जित किया। बिल्कुल प्रमोद जी, आपका यही कहना है कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें इंदौर के उद्योग क्षेत्र में इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, बल्कि ये कह सकते हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढ ही लिए थे उद्योगपतियों ने, या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर, जैसे आपने फार्मा का कहा या आपने फूड की बात कही कि आपदा में भी अवसर आखिरकार ढूंढ लिए गए थे।
इस बारे जी। में हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद है नितेश गुप्ता जी। नितेश जी का क्या कहना है? नितेश जी, वर्तमान में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कई छोटे बड़े उद्योग है। आपको लगता है, आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में इंडस्ट्री पे कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है? नमस्कार। नाज जी, दो चीजें हमें देखना पड़ेगी। पहली लहर और सेकंड लहर के बारे में जो प्रमोद जी ने बात की, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सरकार ने इस बार लिबरल थी। सरकार ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस चीज को उन्होंने पकड़ा था, वो था इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना आए। उन्होंने सभी उद्योगों को, चाहे कम कम समय ज्यादा समय, क्योंकि हम क्या है, हमारा जो उद्योग है वो सिर्फ इंदौर से स्पेसिफिक नहीं है। हमारा उद्योग महाराष्ट्र के स्पेसिफिक बॉम्बे, पूना और अलग अलग जो इंडिया लेवल की जो सिटीज हैं जहां पर की सबसे ज्यादा उद्योग चलता है, उससे हमारा जुड़ाव रहा। वहां पर कुछ फैक्ट्रीज 12 घंटे काम करी, किसी ने 8 घंटे काम किया, तो हमें उसका फायदा मिला। सेकेंडली, अगर मैं कहना चाहूंगा कि उद्योगों को जो सबसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आई थी, वो आई थी कि इनके जो रिलेटेड सेक्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल जो सप्लायर्स थे इनके, या रॉ मटेरियल सप्लायर्स थे, उन लोगों को सरकार ने पूरी तरह से खुला नहीं दिया। आप एक बात मानेंगे कि हर इंडस्ट्री को आज नट बोल्ट्स, हार्डवेयर की आइटम्स, दूसरी चीजें लगती है। उस समय सरकार अगर उसमें थोड़ा सा लिबरल और हो जाती, तो आज प्रमोद जी मुझे इस बात के बारे में सपोर्ट करते कि उसका और हमें कुछ फायदा मिलता। हम अगर बात करें टोटली इकोनॉमी की, तो जैसा जीएसटी का कलेक्शन की बात करी प्रमोद जी ने, 8 से 10 महीने, पिछले 8 से 10 महीने हमारा जो कलेक्शन था जीएसटी का, वो 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ से ऊपर रहा। हम इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, और इंदौर आर्थिक राजधानी की वजह से उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। या इंदौर से हमारा जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो बहुत सब्सटैंशियल आता है मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक। आपने एक चीज और देखी होगी कि जो मई का जो जीएसटी का कलेक्शन था, जो कि जून में हमें मिला है, वो भी बहुत बड़ा डिप नहीं करा। तो इसका कारण एक था कि हमने अपने उद्योगों को साथ दिया। मैं कहना चाहूंगा कि दो सेक्टर जिसके बारे में कि प्रमोद जी ने बात करी, फूड इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री की तो अगर हम बात करेंगे, तो उसमें तो जिस तरह का बूम आया है, वो पिछले 50 साल या आजादी के बाद कभी भी नहीं आया है। और आज के बाद में ये बूम चलते रहेगा, क्योंकि हम को कोरोना के साथ नहीं, कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के साथ में हमें जीना है। तो उसकी वजह से वो चीजें आगे चलती रहेगी। परंतु कोई भी इंडस्ट्रीज डालने के लिए हमें इंफ्रा की जरूरत पड़ती है। इंफ्रा मतलब कि उसको बनाने के लिए आपको शेड बनाना रहता है। आप उसका कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की बात करें, आप उसके दूसरे सेगमेंट्स की बात करें, अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे, तो पिछले 2 से ढाई महीनों में जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे हम बात करें लोहे की बात करें, सीमेंट की बात करें, या हम रॉ मटेरियल्स किसी की भी बात करें, पीवीसी की बात करें, सभी के रेट्स में 30 से 40% का इजाफा हुआ है रेट्स में। वो चीजें हमें, जो फिगर्स हमें जीएसटी के आ रहे हैं, तो कलेक्शन हमारा 30 से 40% बढ़ना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हुआ है या गलत तरह से बढ़ा है, किंतु हमें उसकी मैपिंग करना पड़ेगी कि कितना हमारा इन टनेज हमारा आगे बढ़ा है। आज अगर सरकार को कुछ भी चीज करना है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा आज भी है, तो वो है मध्य प्रदेश सरकार के पास में कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स के ऊपर टैक्सेस को घटाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज के ऊपर जो भी काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा का पूरा पैसा समझ लीजिए वो कोरोना के वाइज उसमें वैक्सीनेशन में जा रहा है। किंतु अगर हम हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम अपना टैक्सेस को कुछ घटाते हैं, अगर हम 4-5% भी टैक्स घटा देते हैं, तो आसपास के स्टेट से हम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। साथ ही आज प्रमोद जी मुझे एक और चीज के बारे में कंफर्म करेंगे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनसे जो केमिकल्स बनते हैं, जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनके रेट्स आज पेट्रोलियम के हिसाब से 30 से 40% नहीं बढ़े हैं, वो करीब 70 से 80% बढ़े हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में वो डेरिवेटिव्स के रेट्स इतने बढ़े हैं। तो अगर हम उसके ऊपर टैक्सेस का कुछ अगर थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटीज में उसको कुछ देखें, या फिर उसके अगेंस्ट में हम कुछ टैक्सेस को कम करें, तो वो चीजें हमें बहुत फायदेमंद रहेगी। तो सरकार को ये दो चीजें, अगर 2-3 चीजें अगर उन्होंने कुछ करा, तो उससे हमें बहुत इमीडिएट फायदा मिलेगा। सेकेंडली, मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद तक हम 3,000 यूनिट्स और लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, और 3 लाख और हमें रोजगार को पैदा करेंगे। साथ में ये सब चीजें होने के लिए हमें फाइनेंस की बहुत जरूरत है।
फाइनेंस मतलब बैंकिंग सेक्टर को हमें साथ में इसके जोड़ना पड़ेगा। तो सरकार कुछ भी प्रोत्साहन देने का काम करे उसके पहले एमएसएमई की जो बैंक से रिलेटेड हैं, साथ ही अपने नाम से माइक्रो स्केल्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको किस तरह से हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ये चीजों को हमको सबसे पहले धरातल पे या पेपर पे लेके आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल नितेश जी। अब बात करूंगी मैं जितेंद्र यादव जी, जैसे कि हमें आज नितेश गुप्ता जी ने और AIMP के अध्यक्ष प्रमोद जी ने बताया कि काफी स्थिति में जितेंद्र जी आज MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी भी इंदौर में थे। उन्होंने काफी इंदौर शहर के लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा है 40 जिलों में करीब 3000 यूनिट लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने खासतौर से इस बात पर जोर दिया है कि IT के क्षेत्र में इंदौर में काफी संभावनाएं, साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे सके। जितेंद्र जी देखिए नाथ जी, कोरोना काल और कोरोना काल पे उद्योगों पर उसका क्या जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ये मेरे ख्याल से हमारे आज की बहस का जो है मुख्य टॉपिक है। जी बिल्कुल। इसको 2-3-4 चीजों में हमको देखना चाहिए। एक तो ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट की जो हेल्थ वेल्थ रही उस पर कोरोना काल का क्या फर्क रहा। दूसरा ये कि जो है इन इंडस्ट्रीज में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो लेबर लोग काम कर रहे थे, उनके जीवन पे इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस पूरे की पूरे दौर में सरकार ने जो है अपनी भूमिका इन दोनों के ही वेलफेयर के लिए किस तरीके से निभाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये बात ठीक है कि पहली लहर के बाद जब टोटल लॉकडाउन हुआ था, दूसरी लहर में जो है सरकार ने इंडस्ट्रीज को लेकर थोड़ा लिबरल रही और काफी सारी इंडस्ट्रीज को या जो भी काम करना चाह रहे थे उन लोगों को उन्होंने काम करने से नहीं रोका। इससे ये रहा कि इंडस्ट्री चलती रही। लेकिन आपको ये भी देखना रहेगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल केमिकल के रेट जो है इजाफा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और रॉ मटेरियल के लिए सारी इंडस्ट्री की जो है ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंडेंसी रहती है। हम सब जानते हैं अधिकतर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो अलग अलग स्टेट से आता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के कोई बहुत अच्छे हाल अभी नहीं है। रही बात जीएसटी कलेक्शन की, जीएसटी कलेक्शन का जो अपना कैलकुलेटर रहता है, उस कैलकुलेटर में कई सारी विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से हम केवल वो आंकड़े की टैक्स कलेक्शन का सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इस वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जो है सर्वाइव कर पा रही है। मैं इस तर्क से जो है असहमत हूँ। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात जो कि नितेश जी कह रहे थे कि या इस बात को बल दे रहे थे कि इस वक्त जो है सेकेंड लहर में बहुत सारे जो मुलाजिम रहे फैक्ट्रियों के अंदर, उन्होंने कहीं पलायन नहीं किया या उनके रोजगार को जो है बचा लिया गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि आप देखेंगे इसको अगर तमाम जो पैमाने हैं उनके ऊपर इंडस्ट्री का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। और ये आज नहीं, हम 1.5 साल से कोरोना काल झेल रहे हैं, उसके पहले से 1-1.5 साल पहले से जो है ये उत्पादन जो है प्रभावित है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। यदि हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों की लेबर की बात करें कि कितना पलायन हुआ है, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मैंने कुछ स्टोरीज भी की थी इन सब चीजों को लेकर। हमारे यहाँ से आप जानकर हैरानी होगी आपको, करीब 3 से 4 लाख लोग जो है इस कोरोना काल में या तो यहाँ से चले गए हैं या उनके रोजगार जो है प्रभावित हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 32 लाख की आबादी में 4 लाख लोग अगर सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं और वो काउंटेबल है, तो ये बड़ा आंकड़ा है। तो मैंने कई दफा ये कहा है कि सरकार की नीतियों में वैज्ञानिक सोच का अभाव रहा है। आज की तारीख में जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका हेल्थ और उनका सेफ्टी दोनों जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। कारण ये है कि जो डिपार्टमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी या श्रम कार्यालय, उनके लोग जो है समय विजिट नहीं कर पा रहे हैं। 12 घंटे तक जो है काम कराने की सरकार ने नीति घोषित कर दी है। इस वजह से ये हुआ कि कोरोना काल पहले जो है हेल्थ को लेकर जो है बड़ी मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से अब ये कह दिया कि भाई 12 घंटा आप उनसे काम करा सकते हो। तीसरा ये 18 श्रम कानूनों को जो है इस दौरान जो है राज्य सरकारों ने प्रतिकूल रूप से शिथिल कर दिया है। लेबर क्लास के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सरकार की नीतियों में वैज्ञानिक सोच का अभाव है और आप ये मान के चलिए कि इसको सुधार के लिए, इसको ठीक करने के लिए सरकार को इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत हद तक जो है बाहां फैला के उनका स्वागत करना पड़ेगा और उनको कई सारे टैक्सेस की मार, आप जीएसटी के लिए 28% का जीएसटी है मेरे ख्याल से उत्पादन पे कई सारे सेक्टर्स के अंदर। बिजली का बिल, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा, कच्चे माल की सुगम उपलब्धता नहीं होना, बाजार के अंदर मांग अब कम है पहले की अपेक्षा। लोगों ने जो है उनकी जो सेलिंग खर्च करने की जो क्षमता थी वो अच्छे जो है अब नहीं रह पाई है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, इन पहलुओं से बाहर निकालने के लिए एक बहुत सुगम नीति
एक जमीनी नीति, वैज्ञानिक सोच के साथ नीति की आवश्यकता है। आज ना इंडस्ट्रीज अच्छे हालात में, ना वहां काम करने वाले मुलाजिम अच्छे हालात में, बाकी सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने पूछा, मैं प्रमोद जी से पूछती हूँ। प्रमोद जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जितेंद्र जी, उनका यही कहना है कि जो इंडस्ट्री है वो सही हालात में नहीं है, चाहे लाख दावे किए जा रहे हो। मैडम नाज जी, मैं जितेंद्र जी की बात को तो नहीं काट सकता हूं क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि इनकी बात को मैं काटूं, पर मैंने फिर दोहराता हूं, चूंकि मैं इंडस्ट्री के अंदर हूं, मैं एक ऐसे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं जो थ्रू आउट एमपी है, और वहां की जो इंडस्ट्री की हेल्थ है वो काफी अच्छी है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कोरोना के अंदर जब हम बेस से हिल गए, जड़ से हिल गए, तो जब जड़ से आदमी हिलता है तो वो पूरे शरीर के हाथ को संभाले, कि पैर को संभाले, कि गर्दन संभाले, कि आंखें संभाले, उसके सामने सब चीज संभालने की एक चुनौती रहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ऐसी अवस्था में इन सब चीजों को संभालने की एक बहुत बड़ी चुनौती आई है। आप कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फार्मा इंडस्ट्री सबको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब आपके सामने इतने सारे दरवाजे खुले हों तो किसको पहले सेटिस्फाई करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, इधर गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशो है उसको बदलने की कोशिश करी। उसको कैसे बदला? जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर पे उन्होंने 40% का टैक्स लगाया। उसका सीधा रीजन ये है कि गवर्नमेंट वांटेड कि फर्नीचर इंपोर्ट ना हो। हम आज अगर सबसे पहले आदमी अगर घर में देखता है तो अपना रोटी की चिंता करता है कि मेरे पास गेहूं है कि नहीं, फिर उसके बाद वो जूते की चिंता करेगा, फिर वो कपड़े की चिंता करेगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने भी या मौजूदा सरकार ने भी टैक्सेशन के अंदर सबसे पहले टॉय क्लस्टर को लिया, फिर उसके बाद फर्नीचर को लिया, फिर उसके बाद बेसिक जिनकी चीजें थी उनको इंपोर्ट प्रमोद अलाउ जी, करा। आपके ट्राई क्लस्टर और फर्नीचर जो है अभी परिकल्पना में है, अभी जमीन पे कहाँ है? सर सबकी जमीनें पुल आउट हो गई है, सबकी जमीनें, सबका वो स्पेशल व्हीकल भी बन गया है, एसयूवी भी बन गया है। अब क्या है कि इस बार जो मंत्री जी, जो एस्टेब्लिशमेंट आपने जैसे मंत्री जी से बात भी करी होगी, मंत्री जी ने इस बार एक दूसरी स्टाइल से काम करना शुरू करा है। उन्होंने क्या करा है कि बजाय एमपीएसआईडी से डेवलप करे, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री डालना चाहते हैं वो एसयूवी बनाए, वो अपने खुद की एक एसयूवी बनाए और इंडस्ट्री को डेवलप करे, पूरा क्लस्टर वो खुद ही डेवलप करे। तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ सस्ता भी काम होगा और कुछ फास्ट भी काम होगा। अगर यही गवर्नमेंट एजेंसी को दे दिया जाता है तो डेफिनेटली आप और हम जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इस बार हमारे जो मंत्री महोदय हैं, नितेश, प्रमोद जी, नितेश जी से मैं पूछ लेती हूँ कि सरकारी नीतियों से वो कितना खुश है। उन्हें लगता है कि अगर कोई प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता है या वो यहाँ काम करना चाहता है तो आपको लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इको मतलब फ्रेंडली है, साथ ही साथ जो आपने टैक्सेशन छूट की बात कही थी उससे कितना लाभ हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। उस पॉइंट पे पहुंचने के पहले मैं जितेंद्र जी का पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि अगर जैसे प्रमोद जी ने मुझे कहा कि हमें सबसे पहले खाने की जरूरत पड़ती है, फिर कपड़े की जरूरत पड़ती है, रहने की जरूरत पड़ती है। अगर आप कुछ भी चीज को देखेंगे तो एवरीथिंग हैज अ कास्केडिंग इफेक्ट। अगर आपकी एक आइटम का भाव बढ़ेगा तो उससे वो चीज जब दूसरी चीजों के साथ में लगेगी तो कास्केडिंग इफेक्ट बढ़ेगा। आज सरकार ने क्या करा कि भंडारक क्षमता मुझे बढ़ाना है, गेहूं का भंडार करने की क्षमता बढ़ाना है, उसके लिए आपको बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाना है, उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करना है। उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चाहिए? आपको लोहा चाहिए, रेती चाहिए, जो भी अलग अलग चीजें चाहिए। अगर उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी तो भंडारक क्षमता की कॉस्ट बढ़ती रहेगी, भंडारक बनाने की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। वो भंडारक क्षमता का अगर हम बढ़ाने की कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? हमारा रॉ मतलब अगर हमको गेहूं का एंड ऑफ द डे पे प्रोडक्ट हमको आज से 1.5 महीने बाद में सप्लाई करना है या कुछ करना है तो उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। उसका पैसा या तो आप कस्टमर से लेंगे या आप सरकार अपनी जेब से देगी। तो सरकार को ये समझना है कि मुझे बेसिक रॉ मटेरियल जो भी है उसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। इकोनॉमी को पकड़ने के लिए जमीन पे तो आए हम। मैं कभी भी कोई भी देश की गवर्नमेंट, प्रदेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं दोनों के साथ में हूं कि आपने जो भी कोरोना के काल में करा आपने बहुत अच्छा करा, ये आप कर रहे हैं। किंतु अगर आप बेसिक कॉस्ट को नहीं पकड़ेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम मूल्य पे आपको
किसानों को पैसा देना है, बिल्कुल देना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान कैसे करेगा? किसान भी तो आखिरकार एक कंज्यूमर है, उसको भी जाके बाजार में माल खरीदना है, कुछ और खरीदना है उसको। परंतु अगर आप इस तरह से स्टील का भाव जो कि 40 रुपए किलो था, 65 रुपए 70 रुपए तक पहुंचा, फिर वापस अभी 10% घट के 60 रुपए तक आया है, तो आज एक आदमी की कॉस्ट खत्म हो गई है। अगर आप बात करेंगे जो कि स्टोर करते थे, हमारे जो मिडिल लेवल सेगमेंट के हमारे व्यापारी लोग थे, वो पहले समझ लीजिए 1 टन माल रखते थे, तो आज उसी कॉस्ट में, उसी पे पैसे में